हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो है सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। आई विल एड्रेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कंसर्न्स पीपल हैव रिगार्डिंग सॉफ्ट लैंडिंग इन दिस वीडियो। इनफैक्ट जब मैंने कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा आ गया था, तब मैंने भी सॉफ्ट लैंडिंग की थी और उस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी एंड द सिचुएशन इज़ प्रीटी मच द सेम नाउ। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली उस टर्म को कहते हैं जब आपका कनाडा का पीआर वीज़ा अप्रूव हो जाता है, लेकिन आप कनाडा परमानेंटली मूव नहीं होना चाहते, तो आप कुछ टाइम के लिए कनाडा आते हो। और वो कुछ टाइम, एक हफ्ता भी हो सकता है, कुछ एक महीना भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आप कुछ टाइम के लिए आते हो, कनाडा में रहते हो और फिर आप अपनी होम कंट्री वापस चले जाते हो। अब सॉफ्ट लैंडिंग करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस पर्सनल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और मे बी आप अपनी होम कंट्री में आप अपनी करंट जॉब छोड़ के रिस्क लेके कनाडा मूव नहीं होना चाहते। आप चाहते हो कि आप कनाडा में एक बार आके थोड़ा एक्सप्लोर कर लो जॉब मार्केट को, और जब आप श्योर हो जाओ तब आप परमानेंटली मूव करो। इनफैक्ट मेरे केस में भी यही सिचुएशन थी। मैंने और रिचा ने दोनों ने यही डिसाइड किया था कि अपनी होम कंट्री की जॉब्स हम ना छोड़ के, उसको रिस्क पे ना डाल के, हम लोग एक बार कनाडा जाके थोड़ा फील करके देखेंगे कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, जॉब मार्केट कैसा है। इसीलिए हम लोगों ने भी सॉफ्ट लैंडिंग करी थी एंड वी स्टेड फॉर अबाउट अ वीक एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होम कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट लैंडिंग की ज़रूरत ही क्या है अगर आप उस टाइम पे परमानेंटली रेडी ही नहीं हो मूव होने के लिए, तो आप एक बार ही परमानेंटली बाद में क्यों नहीं मूव हो सकते। टू आंसर दिस विल हैव टू अंडरस्टैंड द वीज़ा प्रोसेस। जब आपका वीज़ा स्टैम्प होके पासपोर्ट पे लगता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि आपके मेडिकल से 1 साल तक होती है। सो इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पीआर, जब आप मेडिकल देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 जनवरी 2020 को मेडिकल दिया, सो आपका जो पीआर का वीज़ा होगा, जो वन टाइम वीज़ा आपको आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होगा, वो 1 जनवरी 2021, जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। उस 1 साल के अंदर अंदर आपको कनाडा में लैंड होना है। नाउ इट डजेंट मैटर आप लैंड होके वापस चले जाओ या आप परमानेंटली मूव हो जाओ, बट आपको उस पर्टिकुलर डेट से पहले लैंड होना है। सो इसीलिए एज आई मैंशन बिफोर, देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस वाई पीपल डोंट वांट टू मूव इन परमानेंटली, लेकिन तो भी उनको उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के पहले पहले एक बार कनाडा में लैंड होना पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई सॉफ्ट लैंडिंग इज़ नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सॉफ्ट लैंडिंग लीगली अलाउड है कनाडा में। क्या ये करने से हमारी पीआर पे कोई इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट मैंने भी जब सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, करने से पहले बहुत से सिमिलर क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। मैं एक लिंक पोस्ट कर दूंगा CIC का, जो कि ऑफिशियल कनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, जहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में डिस्कस किया, विच इज़ अ गुड इनफ प्रूफ टू से दैट सॉफ्ट लैंडिंग टोटली सेफ है एंड इट्स लीगली अलाउड एज वेल। ऑल्सो बिकॉज मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, सो आई कैन गारंटी दैट देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट। As far as the documents are concerned, it doesn't matter अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हो या परमानेंटली मूव कर रहे हो, जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सेम ही रहते हैं। सो वो बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आती है आपकी COPR, विच इज़ योर कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, जो आपको आपकी होम कंट्री के VFS ऑफिस के थ्रू मिलेगी। सेकंड होता है आपका पासपोर्ट, जहाँ पे आपका वो 1 साल का वीज़ा स्टैम्प होता है बेसिस ऑन व्हाट आप ट्रैवल करते हो। और तीसरी चीज़ है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स का डॉक्यूमेंट। नाउ रिमेंबर, वीज़ा ऑफिसर इज़ ओनली इंटरेस्टेड टू सी द डॉक्यूमेंट, दे आर नेवर गोइंग टू फिजिकली चेक आप कितना कैश कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दे विल ऑलवेज ट्रस्ट वॉट एवर यू हैव मेंशन्ड। ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है। इसका अगेन कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं है इवन कनेडियन गवर्नमेंट की साइड से भी, बट बिकॉज मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और
कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है. सो इट इज़ टोटली सेफ, बट फिर भी माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आपको वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ पूछते हैं, सो ट्राई अवॉइडिंग दिस, बिकॉज आप अगर अपना इंटेंट ही शो कर रहे हो कि मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा, इट माइट गिव अ नेगेटिव इम्प्रेशन टू द वीज़ा ऑफिसर. मेरे केस में भी मुझसे पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग आर यू हेयर फॉर, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि वीज़ा ऑफिसर आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है. उनको नहीं पता है कि आप परमानेंटली मूव हो रहे हो या आपने पीआर अप्लाई किया था. फॉर देम यू कुड बी अ विजिटर और यू कुड बी ऑन एनी अदर वीज़ा, राइट? सो when you tell them that I applied for a PR and I'm doing my landing formalities, बस इतना आंसर is satisfactory to let them know that आप परमानेंटली कंट्री में मूव हो रहे हो. अगर आप स्पेसिफिकली ये बोलोगे कि मैं तो 10 दिन के लिए आया हूँ, then the another question might arise कि आपने तो PR अप्लाई करी थी, you know that you have to settle in here permanently, आपको 5 साल में से 2 साल रहना होता है, and all those questions, right? So I would say try avoiding those and just tell them that I am completing my landing formalities, and that's it. अब आज की डेट में कनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ पोस्ट की है कि अगर आपका परमानेंटली कनाडा मूव होने का इंटेंट नहीं है तो आप सॉफ्ट लैंडिंग ना करें. उसका रीज़न सिर्फ एक है कि कोई भी कंट्री आज की डेट में ये नहीं चाहेगी कि वहाँ पर टेम्प्रेरी विजिटर्स या ऐसे लोग आना शुरू हो जाएं जिनका इंटेंट ही नहीं है परमानेंटली मूव होने का, विच इज़ प्रीटी मच स्टैंडर्ड जो कि कोविड की सिचुएशन में हर कंट्री फॉलो कर रही है. एंड आई एम श्योर जब कोविड की सिचुएशन बेटर हो जाएगी या ठीक हो जाएगी तब ये रिस्ट्रिक्शन भी चली जाएगी. दैट बीइंग सेड, नोबडी कैन फाइंड आउट अगर आपने सॉफ्ट लैंडिंग करी भी है तो, बिकॉज अगर बाद में आप परमानेंटली 6 महीने 1 साल बाद जब भी मूव होते हो, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आप इस टाइम जब आए थे तो आपने सॉफ्ट लैंडिंग क्यों की थी. दैट ऑनेस्टली नेवर हैपन्स अनलेस वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है और आप स्पेसिफिकली ये चीज़ बोलते हो कि मैं तो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए आया हूँ, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम. बट अदरवाइज अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग कर भी रहे हो, सो देयर इज़ नो हार्म एट ऑल. दैट बीइंग सेड, क्वारंटीन के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, सो आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. क्वेश्चन आता है कि पीआर कार्ड चाहिए ही क्यों. पीआर कार्ड बेसिकली एक वीज़ा है जो ये शो करता है कि आपके पास कनाडा में क्या स्टेटस है. क्वेश्चन ये आता है कि आपने सॉफ्ट लैंडिंग तो कर ली, लेकिन बाय द टाइम आप अपनी होम कंट्री वापस जाने के लिए रेडी हो और आपका पीआर कार्ड आपके पास नहीं आया है, सो हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन? To answer that, we'll have to understand the timelines involved in getting a PR card. PR कार्ड आने की जो टाइमलाइन है वो चेंज होती रहती है. कभी वो 15 दिन में भी आ जाता है, कभी वो 3 महीने में भी नहीं आता है. मैं एक लिंक पोस्ट कर दूंगा जहाँ पे आप करंट प्रोसेसिंग टाइम्स चेक कर सकते हो. उससे आपको एक फेयर इनफ आइडिया मिल जाएगा कि जब आप लैंड हुए थे तो आपका PR कार्ड उस दिन से कितने टाइम पीरियड तक आ जाएगा. मेरे पर्सनल केस में मुझे 2 से 2.5 महीने लग गए थे मेरा PR कार्ड आने में. सो आई वुड एडवाइज आप सॉफ्ट लैंडिंग प्लान करने से पहले उस लिंक पे जाके करंट प्रोसेसिंग टाइम्स चेक कर लो. उस हिसाब से आप अपनी लैंडिंग प्लान कर सकते हो. आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके कंट्री में होते होते आपका PR कार्ड आपको मिल जाए. PR कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपके COPR, पासपोर्ट, आपका प्रूफ ऑफ फंड्स डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद वो खुद आपकी PR कार्ड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे. एक बहुत ही ज़रूरी टिप मेरी साइड से ये है कि आप अपनी होम कंट्री वापस जाने से पहले मिनिमम 2 सेट ऑफ पिक्चर्स कनाडा में अपने किसी फ्रेंड को दे जाएं. आप वो पिक्चर्स यहाँ पे लंदन ड्रग्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड फ़ोटो स्टूडियो से खिंचवा सकते हो. उसका रीज़न ये है कि PR कार्ड के केसेस में बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं एंड उसका 99% रीज़न होता है साइज़ स्पेसिफिकेशंस. जब भी हम अपनी होम कंट्री से पिक्चर खिंचवाते हैं, ऑल्दो हम फोटोग्राफर को ये बोलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की पिक्चर चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको स्केल लेके मेजर करो तो आपको पता लगेगा कि देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स, और सिर्फ उस छोटे से रीज़न की वजह से आपकी PR कार्ड की फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है. और एक बार अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो आपको फ़ोटो दोबारा भेजनी पड़ती है एंड देन द प्रोसेसिंग स्टार्ट्स अगेन. सो अगर प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने हैं तो आपके 2 महीने फिर दोबारा वहाँ से शुरू हो जाएंगे. लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ पिक्चर्स अपने फ्रेंड को दे के जाओगे, उससे आपको 2 फ़ायदे. पहला तो ये कि आपको अपनी होम कंट्री से पिक्चर्स शिप नहीं करनी पड़ेंगी, आपकी टाइम सेव होगा, और सेकंड आपकी कॉस्ट सेव होगी. PR कार्ड हमेशा कनाडा पोस्ट के थ्रू आता है
और अगर आपका पीआर कार्ड रिजेक्ट भी होता है तो वो भी आपको कनाडा पोस्ट प्लस आपकी ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है। आप पीआर कार्ड को ट्रैक करने के लिए पीआर कार्ड की एप्लीकेशन अपने आईआरसीसी अकाउंट से लिंक भी कर सकते हो। मैं उसके स्टेप्स पोस्ट कर दूंगा कि उसको कैसे लिंक करते हैं। अब अगर आपके कनाडा में होते होते आपका पीआर कार्ड आपके पास आ जाता है, विच इज़ द बेस्ट सिचुएशन, बट जस्ट इन केस आपका पीआर कार्ड उस टाइम तक अराइव नहीं होता है और आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना है, सो कोशिश ये करें कि कोई फ्रेंड आपके बिहाफ पे आपका पीआर कार्ड रिसीव कर ले और आपके होम कंट्री में आपको वो हैंड डिलीवर हो जाए। अगर कोई और रिलेटिव या कोई फ्रेंड आ रहा है तो बेस्ट यही है कि वो हैंड डिलीवर हो जाए। इन केस वो पॉसिबल नहीं है, सो पीआर कार्ड कोरियर भी करवाया जा सकता है। देयर आर फोरम्स जहाँ पे लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। ऑल्दो मेरे केस में आई हैड समबडी हु डिलीवर्ड द पीआर कार्ड टू माई होम कंट्री, सो आई वॉज लकी इनफ, बट एज आई सेड अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है सो आप डेफिनेटली पीआर कार्ड को कोरियर भी करवा सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट इन केस आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में नहीं है और आपने सॉफ्ट लैंडिंग की और आपका पीआर कार्ड नहीं आया और आप होम कंट्री वापस चले गए, देन द ओनली सोल्यूशन इज़ आपको PRTD अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। पॉइंट आता है कि आप कनाडा में लैंड हो गए और अब अपनी होम कंट्री वापस जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। फर्स्ट इज़ गेटिंग अ सिन नंबर। सिन नंबर आपको एयरपोर्ट पे भी मिल सकता है, सर्विस कनाडा के काउंटर पे। डिपेंड करता है कि आप किस दिन लैंड कर रहे हो और किस एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो। देयर आर फ्यू डेज जब उनका काउंटर क्लोज रहता है एंड देयर आर फ्यू एयरपोर्ट्स जहाँ पे वो काउंटर अवेलेबल ही नहीं है। सो अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो आप लैंड होने के बाद सर्विस कनाडा में जाके सिन अप्लाई कर सकते हो। रिमेंबर, सिन इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि आप कनाडा में काम करने के लिए एलिजिबल हो। सो इट इज़ अ मस्ट अप्लाई बिफोर यू गो बैक होम। सेकेंड वुड बी ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। मैंने अपने केस में ये गलती करी थी कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया था। आई वॉज यूजिंग अ फॉरेक्स कार्ड, दी पेनफुल एक्सपीरियंस था। सो आई वुड हाईली रिकमेंड ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड देन अगर आप कुछ कैश कैरी कर रहे हो अपने साथ तो आप उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बननी शुरू हो जाएगी। बैंक अकाउंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको कोई एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। सो बैंक में आप जो भी एड्रेस दोगे वहाँ पे आपके कार्ड शिप हो जाएंगे। इसका एक फ़ायदा और ये भी है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेट से। अगर आप 6 महीने 1 साल बाद जब भी परमानेंटली मूव होना चाहते हो सो आपके पास पुरानी एक क्रेडिट हिस्ट्री होगी एंड क्रेडिट हिस्ट्री ही सब कुछ है कनाडा में। अगर आपको आगे जाके गाड़ी लेनी है या घर का मॉर्गेज लेना है सो क्रेडिट हिस्ट्री इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please feel free to reach out via our email or you can put your question in the comments and I will try my best to respond. Thank you for your time. See you in the next video. Bye bye.